आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और फ्रैक्चर जिसका नाम है पेल्विक फ्रैक्चर। जो पेल्विक बोन होती है ना, उसका फ्रैक्चर। तो पेल्विक बोन अपन को इस तरह से देखने को मिलती है, जिसके यहाँ से लोअर लिम्ब स्टार्ट होता है। तो जो ये पेल्विक जो फ्रैक्चर है, ये अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वेहिकुलर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर अपन को पेल्विस का फ्रैक्चर काफ़ी देखने को मिलता है। और इसके कारण जो इसका पेल्विक का जो फ्रैक्चर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये जो यंग अडल्ट होते हैं ना, उनके अंदर। और जो पेल्विक का जो फ्रैक्चर है, ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता, इसका मैनेजमेंट ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस बन जाता है विसरल कॉम्प्लिकेशंस के कारण। तो इसका पेल्विस का जो फ्रैक्चर है, इसको समझने के लिए अपन को पहले देखना पड़ेगा कि इसकी रिलेवेंट एनाटॉमी कौन सी होती है, इस पेल्विस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, इसके आसपास अपन को कौन से लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कौन से लिगामेंट्स के टूटने के कारण कौन सा फ्रैक्चर, किस फ्रैक्चर के कारण कौन सी नर्व सप्लाई है वो डैमेज हो रही है, कौन से लिगामेंट्स टूट रहे हैं, तो ये सबको समझने के लिए अपन को हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए अपन पहले देखेंगे इसके रिलेवेंट एनाटॉमी। तो रिलेवेंट इसके एनाटॉमी में आता है, इसका पहला पार्ट वो है पेल्विक रिंग। जो अपन को ये रिंग देखने को मिल रही है, इसको अपन कहते हैं पेल्विक रिंग। तो ये जो है ना, नाम से पता लग रहा है कि ये एक रिंग शेप की होती है, इसका रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये किस तरह से कौन से जॉइंट्स बनाती है और कौन से जॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये फ्रंट जो पार्ट है इसका, ये वाला, तो यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है जॉइंट, जो ये आगे का पार्ट बनाता है। और पीछे की तरफ ये जॉइंट होती है सेक्रो इलियक जॉइंट से। जो ये वाला जो जॉइंट है, इसको अपन कहते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट। तो इस तरह से बनी हुई होती है, आगे की तरफ तो यहाँ पे इसका जॉइंट होता है, पीछे की तरफ यहाँ पर जॉइंट होता है, ठीक है। और जो इसके दोनों तरफ इलियक के विंग्स अपन को देखने को मिलती है, आइदर साइड होती है, दोनों तरफ। वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली साइड होती है फ्रैक्चर की, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर अपन को यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद अपन ने बात की पेल्विक रिंग की। तो ये पेल्विक रिंग है, ये किस तरह से फॉर्म्ड होती है, ये आगे की तरफ बनती हुई आगे की तरफ आती है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द फ्रंट। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि इसको बनाने में हेल्प करते हैं, वो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके बाद है प्यूबिक क्रेस्ट। ये सब अपन डायग्राम के अंदर देखेंगे अभी। पेक्टेनियल लाइन ऑफ प्यूबिक, एक्यूरेट लाइन ऑफ द इलियम एंड आला एंड प्रोमेट्री ऑफ द सेक्रम। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसके बाद प्यूबिक क्रेस्ट इस तरह से यहाँ पर होता है। और उसके बाद पेक्टेनियल लाइन ऑफ प्यूबिक होता है, ये वाला जो पार्ट है वो। और उसके बाद क्या होता है, एक्यूरेट लाइन ऑफ द इलियम, एक्यूरेट लाइन ऑफ इलियम। उसके बाद आता है आला एंड प्रोमेट्री ऑफ द सेक्रम। इस जगह पे अपन को सेक्रल आला देखने को मिलता है, जो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक पूरी पेल्विक रिंग बनाती है और दोनों तरफ इस तरह से होती है, बिल्कुल सेम दूसरी साइड होती है। तो फिर आगे आता है कि जो मान लो ये फ्रैक्चर हो गया, ये मान लो जो पेल्विक है इसके एंटीरियर हाफ पर जो फ्रैक्चर हो गया, जो रिंग है उसके एंटीरियर हाफ पर अगर कोई फ्रैक्चर या फिर कोई इंजरी होती है, तो उस कारण से अपन को पोस्टल जो हाफ है वहाँ पर भी इंजरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटीरियर हाफ ऑफ द रिंग एसोसिएटेड इंजरी पोस्टीरियर हाफ। तो एंटीरियर के कारण पोस्टीरियर हाफ पे भी इंजरी देखने को मिल सकती है। सच इंजरीज मेक पेल्विक रिंग अनस्टेबल। तो बहुत से जो ऐसे इंजरीज होती है, मतलब पेल्विक के ऊपर ऐसे फोर्स लगते हैं जिस कारण से जो पेल्विक जो रिंग है वो अनस्टेबल हो जाती है। मतलब ज़्यादा जोर से फोर्स लगेगा, जो पेल्विक है उसका फ्रैक्चर होगा और वो अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब उसका मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा, जिस कारण से अपन को जो लेग है उसकी शॉर्टनिंग या शॉर्टनिंग देखने को मिल सकती है, उसके गेट पैटर्न में चेंज हो जाएगा। तो ये सब अपन को देखने को मिलता है। इसकी रिलेवेंट एनाटॉमी के अंदर आता है एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ द पेल्विस। मतलब जो पेल्विस बोन है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है पेल्विस बोन की, वो डिपेंड करती है इन दो जॉइंट्स पर। पोस्टरली सेक्रो इलियक जॉइंट अपन ने पढ़ा था, और एंटीरियरली होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि अपन ने इस वाले डायग्राम के अंदर देखा था कि पीछे की तरफ तो होता है सेक्रो इलियक जॉइंट एंड आगे की तरफ होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये दोनों जो पार्ट है वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद आता है सेक्रो इलियक जॉइंट। सेक्रो इलियक जॉइंट है वो बाइंड होता है, बाउंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड बाय स्ट्रॉन्ग बेंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन कहते हैं सेक्रो इलियक लिगामेंट। मतलब जो एक लिगामेंट होता है वो जो सेक्रो इलियक जॉइंट होता है ना, उसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ इसको बांध के रखता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो अपन देखते हैं सेक्रो इलियक लिगामेंट कौन सा होता है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं, ये भी पेल्विस का डायग्राम है लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, पेल्विक रिंग का।
तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका एंटीरियर साइड है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका पोस्टीरियर साइड है। आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है और पीछे की तरफ सेक्रोइलियक जॉइंट है। तो अपन ने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पर अपन ने देखा था सेक्रोइलियक लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है ये वाला और ये है सेक्रोइलियक लिगामेंट, जो कि दो तरह से है। अंदर की तरफ तो है एंटीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट और पीछे की तरफ है पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट। उसके बाद कुछ और लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। असिस्टिव लिगामेंट ऑफ द पेल्विस जो कि है इलियो लंबर लिगामेंट, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट एंड सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, जो कि प्रोवाइड करते हैं एडिशनल स्टेबिलिटी टू द रिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये इसके लिगामेंट्स की बात हो गई। उसके बाद इसके रिलेवेंट एनाटॉमी के अंदर आता है नर्व इन रिलेशन टू द पेल्विस। ऑब्टूरेटर नर्व होती है वो उसके आसपास सप्लाई करती है एंड सेक्रल फ्लेक्सेस जो है पास ओवर द आला ऑफ द सेक्रम, वहाँ से पास होते हैं एंड क्रॉस द प्यूबिक रिम। तो अगर मान लो इस एरिया में कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर के कारण ये जो ऑब्टूरेटर नर्व एंड सेक्रल जो फ्लेक्सेस है इसकी इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। मतलब ये इंजर्ड हो जाते हैं फ्रैक्चर के कारण, इंजरी इन फ्रैक्चर। फिर उसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन। पेल्विक फ्रैक्चर है उसको अपन ने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो अपन इसके पहले वो देखते हैं इसको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जो टाइप 1 जो क्लासिफिकेशन है ये स्टेबल होता है और बाकी के जो दोनों होते हैं ये अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये मिनिमल डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। अगर इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा होता है। और जो सेकंड वाला टाइप भी है इसके अंदर रोटेशन होता है, मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल अनस्टेबल रहता है, लेकिन जो वर्टिकल है ये वर्टिकली ये स्टेबल होता है। एंड जो थर्ड वाला होता है ना, ये इसके अंदर दोनों तरफ से मूवमेंट होता है, रोटेशनली भी होता है एंड वर्टिकली भी होता है। तो ये इन तीनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टाइप 1 क्या होता है, जो पेल्विक रिंग है वो स्टेबल रहती है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो थोड़ा बहुत ही होता है। तो इसके अंदर एवर्जन फ्रैक्चर होता है पार्ट ऑफ द पेल्विस का, फ्रैक्चर ऑफ द इलियक रिंग, प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर एसिटाबुलम का। तो ये इस तरह से इसके अंदर अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसका ट्रीटमेंट अपन करते हैं कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू। मतलब इसके अंदर कोई ऑपरेटिव मेथड यूज़ नहीं करते हैं, अपन बेड रेस्ट देके एनाल्जेसिक देके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइप 2 फ्रैक्चर। तो इस टाइप 2 फ्रैक्चर को अपन ओपन बुक इंजरी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो पेल्विक जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है, मतलब उसका मूवमेंट होता है। तो इसके अंदर रोटेशनली डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर अपन को देखने को नहीं मिलता। इसके कारण से अपन ने इसको कहा है ओपन बुक इंजरी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एंट्रोपोस्टल जो फोर्स है वो कोज करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के डैमेज को, या फिर मतलब उसको डिस्टर्ब करता है। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स, मतलब आगे और पीछे वाले फोर्स के कारण अपन को इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्यूबिक जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसका डिस्टर्बेंस अपन को देखने को मिलेगा। इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये वाला जो अपन डायग्राम देख रहे हैं ये टाइप बी का डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर रोटेशनली डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकली डिस्प्लेस्ड है ये, सॉरी वर्टिकली तो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, यहाँ पर नो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को अच्छे से याद रखना है, नो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट टाइप 2 के अंदर। उसके बाद आता है टाइप सी। तो टाइप सी के अंदर क्या होता है ना, ये अनस्टेबल होता है एंड इसके अंदर मूवमेंट होता है रोटेशनली एंड वर्टिकली। ये मोस्ट अनस्टेबल इंजरी है क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर था ऊपर वाले में नो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अच्छे से याद रखना होता है। तो इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा और इसके पहले वाले के अंदर अपन को इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे इसकी पैथो एनाटमी की। तो पैथो एनाटमी में लिखा हुआ है, इफ अ पोर्शन ऑफ द पेल्विक रिंग ब्रोकन एंड फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड। अगर मान लो पेल्विक रिंग के पोर्शन का फ्रैक्चर हो गया है, मतलब वो ब्रोकन हो गया है, तो उस कारण से उसका जो फ्रेगमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट अपन को देखने को मिलेगा। मस्ट बी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन इन अनदर पोर्शन ऑफ रिंग। तो इस कारण से जो रिंग के जो अदर पोर्शन है उसका भी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, अब वो कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं फ्रैक्चर के एंड डिसलोकेशन के। तो एंटीरियर पोस्टीरियर यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रैक्चर सुपीरियरली एंड इंफीरियरली प्यूबिक रेमी,
और सेकेंड वाले में डिस्टर्बशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस तरह से इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। पोस्टरली साइड है फ्रैक्चर थ्रू द आला सेक्रम, डिसलोकेशन थ्रू एसे जॉइंट एंड फ्रैक्चर थ्रू इलियम। उसके बाद आते हैं इसके अंदर पैथोएनाटॉमी के अंदर एक टॉपिक है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है उसके फोर्स के ऊपर। जैसे अपन ने अभी देखा था कि एक में तो रोटेशनल वाला मूवमेंट हो रहा था और एक में नहीं हो रहा था और एक के अंदर दोनों हो रहे थे। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह का फोर्स अपनी बॉडी के ऊपर लगा है, ओके, जिस कारण से फ्रैक्चर हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को मूवमेंट बताया हुआ है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेमीपेल्विस। तो इसको अपन ओपन बुक इंजरी भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो पेल्विक रिंग है वो ओपन अप हो जाती है बिल्कुल बुक की तरह, फ्रंट लाइक अ बुक, वो फ्रंट से ओपन हो जाती है बुक की तरह, जिस कारण से अपन क्या देखने को मिलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस डिस्टर्बशन। अपने बोला था ना कि वो आगे की तरफ जो रिंग होती है वो आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी हुई होती है, तो उसका डिस्टर्बशन अपन को देखने को मिलेगा। रेमी फ्रैक्चर इन फ्रंट के अंदर अपन को देखने को मिलेगा एंड डैमेज सेक्रोइलियक जॉइंट जो पीछे बिहाइंड में होता है, पीछे की तरफ अपन देखा था कि सेक्रोइलियक जॉइंट होता है, तो उसका भी अपन को डैमेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ ए हेमीफ्लेक्सिस पेल्विस, जिसके अंदर क्या होता है ना, लेटरल कंप्रेशन फोर्स के कारण अपन को इस तरह के देखने को मिलता है। रोटेशनल सुपीरियरली, जिसको अपन बकेट हैंडल टाइप भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है ना, हेमी पेल्विक रोटेशन सुपीरियरली हॉरिजॉन्टल एंडुलर पोस्टीरियर एक्सिस। उसके बाद होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है ना, रिजल्ट वर्टिकल फोर्स के कारण अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है हाफ ऑफ द पेल्विस का। उसके बाद आता है इसके डायग्नोसिस कि एक में मान लो फ्रैक्चर हो गया है तो फिर उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मल्टीपल इंजरीज हो गई है या फिर उसको कोई चोट लगी है जिसका तो कई जगह पर उसको दर्द है, तो उस पर अपन को ध्यान देना, उसको ज़रूरी है मतलब ध्यान देना कि पेल्विस की कोई इंजरी है या नहीं है, या फिर कोई पेशेंट जो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है तो उस पर भी अपन को ध्यान देना है, क्योंकि वो तो कुछ बता नहीं पाएगा। अगर लोअर लिम्ब के कोई फ्रैक्चर है तो उसके अंदर भी अपन को ध्यान देना चाहिए, फ्रैक्चर अगर फ्रैक्चर है या नहीं है पेल्विस पर, तो पेल्विस को नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, इसके अंदर आता है पेल्विक कंप्रेशन। तो अपन पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट करके मतलब डायग्नोस करते हैं कि उसको पेल्विस की कोई इंजरी है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं ना, पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट के अंदर जो अपन ना, जो पेशेंट है उसको अपन सुपाइन लाइन पोजीशन में लेके आएंगे, काउच के ऊपर उसको सुला देंगे सुपाइन लाइन पोजीशन में, और जो एग्जामिनर है वो कंप्रेस करता है बोथ इलियक क्रेस्ट को एंड जो पेशेंट की जो पेल्विस का है उसको टूवर्ड्स ईच अदर लेके आता है। उसके बाद इस मैनोवर के ड्यूरिंग टाइम पर अगर जो उसको फील होता है, स्प्रिंग फीलिंग होती है, तो अपन इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ उसको पेल्विस का कोई फ्रैक्चर है या फिर वहाँ पर कोई इंजरी है, इस तरह से। अगर इन डिस्प्लेस्ड पेल्विस फ्रैक्चर, अगर पेल्विस फ्रैक्चर वो डिस्प्लेस्ड है तो उसके अंदर अपन को शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी वन ऑफ द लोअर लिम्ब के अंदर, और जो लिम्ब है वो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आती है यहाँ पर हेमेटोमा की बात। तो रीजन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड रीजन ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट, वहाँ पर अपन को हेमेटोमा देखने को मिल सकता है, और लोकलाइज्ड एरिया पर अपन पाल्पेशन करेंगे तो अपन को वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि पेल्विस की इंजरी है जिसको अपन ने टेस्ट करके पता कर लिया। तो यहाँ पर अपन को कुछ इंजरीज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूरेथ्रा, ब्लेडर, इंटेस्टाइन, जो कि पेल्विस के आसपास प्रेजेंट होते हैं ये सब, तो इनकी इंजरीज भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों इसके कॉम्प्लिकेशंस थे जिसको अपन नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर अपन ने देखा था इसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अब आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन पेल्विस का एक्सरे करवाएंगे, बहुत हिप का करवाएंगे, दोनों तरफ की हिप का अपन पेल्विस का जो कि दोनों साइड होती है उनका एक्सरे कराएंगे। एपी व्यू अपन उसका लेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे, या फिर इनलेट और आउटलेट व्यू भी अपन इसका ले सकते हैं इसको डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद एक्सरे नहीं करवाए तो अपन उसका सीटी स्कैन करवा के उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट की। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसको अपन समझेंगे इसके ट्रीटमेंट का। तो ये ट्रीटमेंट प्लान है फॉर पेल्विक रिंग डिस्टर्बशन इंजरीज के लिए। तो अगर मान लो रिंग डिस्टर्बशन इंजरी है तो उसके अंदर अपन ट्रीट द शॉक एंड स्टेबलाइज द पेशेंट। उसके बाद क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल असिस्टमेंट करेंगे फॉर द टाइप ऑफ इंजरी। उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट फॉर अ फ्रैक्चर। तो अपन ने पहले देखा था कि अपन ने तीन तरह की क्लासिफिकेशन देखे थे, तीन तरह के
क्लासिफिकेशन देखे थे, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो टाइप ए के अंदर तो था स्टेबल, और जो टाइप बी और सी था ये दोनों थे अनस्टेबल। तो अपन स्टेबल और अनस्टेबल के थ्रू देखते हैं। ये वाला तो है स्टेबल फ्रैक्चर और ये वाला है अनस्टेबल फ्रैक्चर। तो अपन पहले स्टेबल फ्रैक्चर की बात करते हैं। मिनिमल और नो डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो बहुत मिनिमल होगा। तो ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट अपन बेड रेस्ट देके और एनाल्जेसिक देके कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट। अगर तो इसको इसलिए नाम दिया गया है अनस्टेबल फ्रैक्चर जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर भी दो तरह के हैं, एंटीरियर ओपनिंग टाइप एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये भी अपन ने देखा था इसके अंदर। तो अगर मान लो ओपनिंग 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं बेड रेस्ट देके एंड एनाल्जेसिक देके, बिल्कुल सेम इसकी तरह। लेकिन मान लो जो ओपनिंग है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे क्लोज रिडक्शन करके। अपन इसका क्लोज रिडक्शन करेंगे, मेंटेन्स फॉर 3-6 वीक्स तक इसको मेंटेन करके रखेंगे। इसको किस तरह से मेंटेन करेंगे? इसको ट्रैक्शन देके मेंटेन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इंटरनल फिक्सेटर्स लगा के इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अपन इसका रिडक्शन करेंगे, किस तरह से करेंगे? बाय डायलेटरल स्केलेटल ट्रैक्शन फॉर 6 वीक। इसके लिए अपन स्केलेटल ट्रैक्शन लगाएंगे 6 वीक्स के लिए और उसको बेड रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद अपन इसका रिडक्शन करते हैं ओपन रिडक्शन एट इंटरनल फिक्सेशन करके, मतलब ये ऑपरेटिव मेथड हो गया। तो इसको भी अपन ट्रीटमेंट करेंगे, इसको बाद में अपन बेड रेस्ट दे देंगे। तो इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट प्लान था पेल्विस के फ्रैक्चर्स का। अपन ने इसके ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए फ्लो चार्ट के थ्रू। उसके बाद आते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अभी अपन ने बोला था कि इसके कॉम्प्लिकेशन अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, वो है रप्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो मान लो अगर अपने जो प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस है, अगर उसका डिस्ट्रप्शन होता है तो उस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है रप्चर ऑफ यूरेथ्रा। की यूरेथ्रा होती है उसका रप्चर अपन को देखने को मिल सकता है। अगर प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर प्रेजेंट है तो उस कारण से भी जो यूरेथ्रा है वो रप्चर हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली अपन को देखने को मिलता है मोर कॉमनेस्ट मेल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मोर कॉमनेस्ट साइट होती है मेमनस यूरेथ्रा। रप्चर हो सकता है कम्प्लीटली और पार्शली थिकनेस और फुल थिकनेस। इसका अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं 3 कार्डियक साइंस देख के, जैसे ब्लड पर यूरेथ्रा, पेरिनियल हेमेटोमा, डिस्टेंडेड ब्लेडर अपन को देखने को मिलता है। तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ उसका जो यूरेथ्रा है उसका रप्चर हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि है ड्रेनेज ऑफ द ब्लेडर बाय सुप्राप्यूबिक साइस्टोटोमी और मेचुरेशन साइटो यूरेथ्रोग्राम। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद आता है रप्चर ऑफ ब्लेडर, क्योंकि ये सब पेल्विस के पास होते हैं, इस कारण से फ्रैक्चर के कारण इन सबको अपन को देखने को मिल सकते हैं, इनके रप्चर वगैरह। तो अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस डिस्ट्रप्शन है, अपन ने पहले वाले में देखा था जिस कारण से अपन को रप्चर हो सकता है ब्लेडर का, वो तो यूरेथ्रा का हो रहा था। और प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर अगर प्रेजेंट है उस कारण से भी जो ब्लेडर है उसका रप्चर अपन को देखने को मिल सकता है। ब्लेडर इज फुल एट द टाइम ऑफ इंजरी। मान लो जिस टाइम उसको इंजरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है उस टाइम उसका ब्लेडर था वो फुल था। तो रप्चर इज यूजुअली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एंड यूराइन एक्स्ट्रा वेस्कोस्टस इनटू प्री वेसिकुलर स्पेस। तो अपन इसका डायग्नोसिस करेंगे इफ द पेशेंट नॉट पास यूरिन लॉन्ग टाइम आफ्टर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर होने के बाद भी उसने लॉन्ग टाइम तक अगर यूरिन पास नहीं किया है तो इस तरह से अपन उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर यूरिन पास नहीं किया तो अपन समझ सकते हैं कि उसको ब्लेडर में कुछ रप्चर हो गया है या फिर वो डैमेज हो गया है। कैथेटराइजेशन में भी सक्सेसफुली बट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड स्टेंड यूरिन कम आउट। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है फिर भी अपन को फ्यू ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं ब्लड स्टेन यूरिन कम आउट जब होता है। तो इसका ट्रीटमेंट अपन को करना पड़ता है, अर्जेंट ऑपरेशन अपन को करवाना पड़ता है न्यूरोलॉजिस्ट से। और इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट से, वो है रिपेयर द रेंट इन द ब्लेडर, ड्रेनेज ऑफ द ब्लेडर बाय द इंड्रूलिंग कैथेटर, उसके बाद ड्रेन द यूरिन इन द प्रीवेसिकल स्पेस। उसके बाद अपन को जो वेजाइना है, रेक्टम और वेजाइना, उसकी इंजरी भी अपन को देखने को मिल सकती है।
तो उसका अपन को मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसको सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है वेसल्स की, जो अपन ने देखा था उसके आसपास वेसल्स होती है पेल्विस के आसपास, उनकी इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है, जैसे इलियक आर्टरी वगैरह है, इनकी रेयर होती है लेकिन सीरियस हो जाती है। इंजरी ऑफ नर्व, नर्व की इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। नर्व ऑफ लंबोसेक्युलर प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है। रप्चर ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम रप्चर हो सकता है जिस कारण से ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अपर अब्डोमन में पेन हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट अपन को करना पड़ता है, सर्जिकल रिपेयर करके अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था अपना पूरा टॉपिक पेल्विस फ्रैक्चर।